गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बेटा। मैं विवेक शर्मा आज आपको फिर से एक बार केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बेटा उसमें हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट हमने जो बात की थी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर हमने उसको रोका था बेटा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है बेटा चीज़ों का जुड़ना यानी कि ऐड हो जाना। और ऐड भी बेटा क्या होगा, या तो ऑक्सीजन होगा या फिर एक ऐसा एलिमेंट जिस पर आपका कैसा चार्ज हो, नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव तो आपका नॉन मेटल पर ही होता है, तो ऑक्सीजन भी एक तरह से नॉन मेटल ही है। तो बेटा आपके जब वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होगा, जबकि रिडक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा अगर एक एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ क्या कि सर यहाँ पे आपका है जिंक और बेटा एक आपका है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा जब जिंक की हमने रिएक्शन कराई तो ये हमारे पास क्या बना, ZnCl2 और बेटा CH क्या बचा, H2 हाइड्रोजन। बैलेंस है क्या, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन उधर 2 है, इधर 1 है बेटा, तो इस पूरे कंपाउंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो इक्वेशन कैसी भी आ जाए, है ना, क्वेश्चन को गोल मोल करके दे तब भी आप आंसर दे सकते हैं। देखो जिंक एक मेटल है बेटा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो अगर यहाँ से यहाँ देखें तो बेटा इस साइड में देखो आपका जो हाइड्रोजन है पहले उसके साथ क्लोरीन था, इस साइड में जाके क्लोरीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिडक्शन हुआ है। किसका हुआ है बेटा, आप कहेंगे सर रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। और रिडक्शन का मतलब बेटा लॉस भी कह सकते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, लॉस भी कह सकते हैं। ऐसे ही बेटा इधर देखो ये आपका जिंक है और बेटा इधर जिंक अकेला था और इधर बेटा उसके साथ क्या जुड़ा, क्लोरीन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जब क्लोरीन ऐड हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब आप गेन भी बोल सकते हैं, और ऑक्सीडेशन का जो मीनिंग है वो आप क्या कह सकते हैं, गेन। बेटा क्लोरीन एक जगह से हटा है तो दूसरी जगह पर वो ऐड भी हुआ है। इसका मीनिंग सिंपल सा ये है क्या कि यहाँ से पहले हटना ज़रूरी था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन को मैंने RED से लिख दिया, और बेटा बाद में वो जुड़ा है तो उसके साथ क्या लिख दिया, OX। तो बेटा जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर हर हाल में ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए पता लग गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन केवल क्लोरीन का ही हुआ है। तो बेटा जब किसी एक का हुआ है तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, क्लोरीन के अलावा एक अपने पास बेटा जिंक बच गया और एक बच गया बेटा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट साइड में देखें तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, क्लोरीन है बेटा। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन जो है उसके पास पहले से एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज़्यादा है। अब ये क्या कर सकता है, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होता है वो डोनेट कर सकता है बेटा। तो हाइड्रोजन ने किसको डोनेट किया था, क्लोरीन को। हाइड्रोजन ने किसको डोनेट किया था, क्लोरीन को। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है बेटा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, अगर आप इसका देखें तो एजेंट क्या होता है, तो इसके जिसके पास ऑलरेडी कुछ हो, तो बेटा हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन है तो ये कैसा एजेंट हो गया, आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग। बेटा इधर जिंक है, जिंक के पास कुछ नहीं था, जिंक के पास उधर जाके क्लोरीन आया, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना क्लोरीन क्या कर दिया, लॉस,
तो बेटा जो लॉस करे वो तो कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। और बेटा जो उस लॉस किए गए को गेन कर ले, तो बेटा जिंक यहाँ पर देखा जाए तो जिंक ने किसको गेन किया है, क्लोरीन को। यहाँ पे देखो तो बेटा ये कैसा एजेंट हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जहाँ पर रिडक्शन होगा उसके साथ वाला, यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ है उसके साथ वाला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बेटा जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है जिसके साथ, हम कहेंगे सर वो अपने आप में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे ऑक्सीडेशन पूछ सकता है, रिडक्शन पूछ सकता है, या आपसे एजेंट भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में कौन किसकी तरह एक्ट कर रहा है। तो बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलना है, रिएक्शन कैसे भी हो। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ये हमारी क्या थी, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी। हमने बेटा अलग अलग तरह से क्या पढ़ा है, आप कहेंगे सर रिएक्शंस पढ़ी हैं। आज हम देखते हैं नया टॉपिक और उसका नाम है लॉ ऑफ क्या, आप कहेंगे सर केमिकल कंपोजिशंस। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन कह दो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो बेटा जब भी दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होंगे तो बेटा वो क्या करेंगे, या तो आपका कोई ना कोई लॉ को फॉलो करेंगे। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी दो रिएक्टेंट जब ऐड होते हैं तो वो बहुत सारे लॉ को फॉलो करते हैं। पहला लॉ मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझिएगा बेटा, मास। देखो बेटा जब भी हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था लेवाइजिए। क्या नाम था? लेवाइजिए। और लेवाइजिए ने कब 1789 1789 में एक लॉ दिया था जिसको नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है क्या, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी मेक चेंज इन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी, आप कहेंगे सर डेस्ट्रॉयड। तो ये कहता है ये लॉ, बट वी कैन मेक चेंज इन इट। हम बेटा इसके अंदर केवल क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर चेंज कर सकते हैं इन इट। क्लियर हुआ बेटा? 1789 में लेवाइजिए, क्या नाम था साइंटिस्ट का, लेवाइजिए, उसने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना आपका मास रिएक्टेंट का होगा बेटा, उतना ही मास आपका किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर इधर आपका मास 20 kg है तो बेटा उधर भी 20 kg, इधर 5 है उधर भी 5, मतलब कोई चीज़ें एक से ज़्यादा या दूसरे से कम किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने बताया था, लेवाइजिए ने। और कब बताया था बेटा, आप कहेंगे सर 1789 में। तो जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद जो मास रिएक्टेंट का होगा बेटा, उतना ही मास आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट लॉ। दूसरा है बेटा, समझिएगा ध्यान से, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ, क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे सर जिसका नाम है डेफिनेट, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस।
तो बेटा इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम कहेंगे सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ें एक फिक्स रेशो में है, कोई भी चीज़ क्या है बेटा, फिक्स रेशो में है, यानी कि उसके अंदर जो हम एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऐड करते हैं बेटा, तो उनका नंबर एक तो सेम होना चाहिए, और यानी कि नंबर हो या उनका मास हो, वो एक डेफिनेट, एक मतलब क्वांटिटी फिक्स हो। तो मैं ये कहूँगा इन दिस क्या a compound is formed ड्यू टू किससे भाई, आप कहेंगे सर फिक्स्ड रेशियो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपके पास क्या है H2O, वाटर है बेटा, तो अगर H2O को अगर हम देखते हैं तो एक बात देखिए, इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते थे ना बेटा, H2 प्लस में O2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है 2, लेकिन बेटा इधर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन आपका सिंगल है, तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस। तो बेटा ऑक्सीजन को डबल बनाने के लिए मुझे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 4, इधर बेटा कितने हैं 2, तो बेटा इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो इसका मतलब 2H2O लिखने के लिए हमें 2H2 प्लस O2 लिखना ज़रूरी होगा। अब एक बात समझो, ये तो वो फैक्टर हैं जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मेन कंपोनेंट तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नंबर ऑफ आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है बेटा, प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो बेटा यहाँ पे H1 है लेकिन इधर तो H2 है, तो बेटा इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, तो ये मेरा कितना हो गया बेटा 2। बेटा ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, और जब हम उसका मास निकालते हैं बेटा तो 8 ही उसमें प्रोटॉन है, 8 ही उसमें न्यूट्रॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे O2 है, तो आप चाहें तो इसको 8 जमा 8 कर दो, या आप इसको 8 इंटू 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 16। तो अब इनका रेशो देखिए, ये रहा ड्यू टू फिक्स्ड रेशो, तो बेटा 2 रेशो और ये कितना हो जाएगा 16। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1:8। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 रेशो, ऑक्सीजन का 8, तो बेटा ये क्या हो गया अपने आप में फिक्स्ड रेशो। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आपकी किसको भी फॉलो करती है, लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शंस को भी फॉलो करती है। 2 लॉ हम पढ़ चुके हैं बेटा। ऐसे ही अगर तीसरा देखें तो उसका नाम होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसके अंदर देखिएगा बेटा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सॉरी बेटा, देखो इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम मल्टीपल का मतलब होता है किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो अभी पीछे की रिएक्शन में बेटा कर तो रहे थे क्या कि सर मेरे पास जर्नली क्या था H2O, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इधर मैं इसको 2H2 प्लस में क्या लिख रहा था O2। तो एक बात बताओ बेटा, जो H2O है तो अभी हमने पीछे रेशो निकाला है, 2 रेशो कितना आया बेटा 16, और मैं ये कह सकता हूँ जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18। तो बेटा अगर आपका टोटल मास किस किस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 18 हो, तो बेटा इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन मान लीजिए मेरा 2G है, 2 ग्राम है बेटा, हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 ग्राम,
और बेटा ऑक्सीजन अभी निकाला ही था, वो कितना है 16 ग्राम। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस का यहाँ पर मीनिंग केवल यही है कि उसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है उन एलिमेंटों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस कर दिया जाए। तो बेटा यहाँ पे ये 2 ग्राम तो हाइड्रोजन का है, और ऑक्सीजन बेटा कितना है अभी बताया था 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 8 इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो मास निकल के आ जाएगा, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो गया, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो गया। जब ये वाटर की फॉर्म में होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम। लॉ ऑफ मल्टीपल के बारे में डाल्टन ने बताया था बेटा, किसने बताया था डाल्टन ने। और डाल्टन ने ये बात कब बताई थी, आप कहेंगे सर 1803 के अंदर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ, यहाँ पे क्या था आप कहेंगे सर डेफिनेट प्रोपोर्शंस। वो बात किसने बताई थी जोसेफ प्राउट ने, और जोसेफ प्राउट ने वो कब बताया था आप कहेंगे सर वो बताया था 1799 में। लेवाइजिए ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब बताया था आप कहेंगे सर 1789 में। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो बेटा ये आपके कुछ रूल हैं, एक रूल और बचता है और उस रूल को बोलते हैं हम क्या, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बेटा इसको हम गै-लुसैक लॉ भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा गै-लुसैक लॉ। तो जैसे मैं कहूँ आपका एक तो हो गया गै और दूसरा है बेटा लुसैक, इसको इस नाम से भी जानते हैं। गै-लुसैक ने दिया था, और बेटा ये कब दिया था आप कहेंगे सर 1808 में दिया था। गै लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का मतलब है जब बेटा आपके एलिमेंट आपस में कंबाइन या मिक्स होंगी तो जाहिर सी बात है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो जुड़ेंगे। मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं तो बेटा उनका मास भी ऐड हो रहा है, उनका बेटा क्या हो रहा है मास भी ऐड हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि बेटा मेरे पास एक तो क्या है आप कहेंगे सर हाइड्रोजन, अभी वाटर का ही लेके चल रहे थे। दूसरा बेटा आपके पास क्या है आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया था H2O, यानी कि हम क्या कह सकते हैं बेटा दोनों ने मिलकर सर वाटर बनाया था। एक बात सपोज करो क्या कि बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है लेकिन अब इस पर नेगेटिव चार्ज है। केवल इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नॉन मेटल पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। एक काम करो एक क्वांटिटी ले लो जार एनर्जी, मान लो हाइड्रोजन जो है वो आपका कितना है बेटा 100 ml 100 ml, और बेटा ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ 50 ml। तो एक बात बताओ बेटा अगर 100 में 50 जोड़े तो कितना बनना चाहिए 150, लेकिन बेटा इसकी ओवरऑल जो क्वांटिटी बनेगी वो कितनी बनेगी 100 ml। कितनी बनेगी बेटा 100 ml। इसका मीनिंग ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो मैंने बताया था कि हमेशा आपका रिएक्टेंट साइड में जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो मास है वो आपकी आइंस्टीन के इक्वेशन को फॉलो करते हुए, और आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC का स्क्वायर, यानी कि मास में जितना भी चेंज होगा वो आपका एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे तो बन गया वाटर, और बाकी जो कुछ बचेगा मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगी। 100 ml ये है 50 ही है तो 150 होना चाहिए था, इसका मतलब 100 ml ही आया मेरे पास प्रोडक्ट, तो बाकी का 50 ml कहाँ गया, बाकी का 50 ml आपका एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं आपके जिनको कोई भी जब भी चीज़ों को ऐड करेंगे ये हमेशा फॉलो करेगी। मस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, देखिए एक बार इसको
ठीक है बेटा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। बेटा इतना सब कुछ जानने के बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, और उस टॉपिक का नाम है बेटा, जिसको हम बोलेंगे क्या? आप कहेंगे सर, जिसका नाम है लॉ ऑफ, या मैं कहूँ कि भाई इफेक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस इन एवरी या आवर डेली लाइफ। ये एक लास्ट टॉपिक बचता है बेटा। इसके अंदर हम फर्मेंटेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या है, कोरोजन के बारे में जानेंगे, और एक होगा बेटा रेंसिडिटी, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा आज का जो वीडियो है इसी में ही मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, एक वर्ड है बेटा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्या, यहाँ से समझिएगा, लिख रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। क्या क्या है इफेक्ट? एक बात समझो बेटा, एक वर्ड होता है जिसका नाम है कोरोजन, है ना। कोरोजन बेटा देखो, और कोरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा संक्षारण। क्या बोलेंगे? संक्षारण। मीनिंग समझना, जनरली इसको बोलते हैं व्हाट इज द संक्षारण या कोरोजन? आप कहेंगे सर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे को जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बेटा? आप कहेंगे सर कोरोजन। कैसे लगा ये जंग? तो देखिए बेटा, अपने पास आयरन है Fe, है ना। ये बेटा अपने पास क्या है? आयरन है Fe। इसको हमने एटमॉस्फेयर में रखा, और एटमॉस्फेयर में कई चीज़ें होती है बेटा। एयर भी होती है आपकी, ह्यूमिडिटी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है ना, प्रेशर भी होता है, कई चीज़ें। तो बेटा यहाँ पे आपका है Fe यानी कि आयरन। तो बेटा एयर के अंदर हमारे पास एक गैस है, और उस गैस का नाम क्या है बेटा? ऑक्सीजन। और इसी तरह से एक ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी में थोड़ी सी क्या है? नमी है या वाटर ड्रॉप है। तो एक आयरन है बेटा, ये एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन गैस है, और ह्यूमिडिटी में थोड़ी सी वाटर की ड्रॉप है। तो बेटा जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जर्नली Fe2O3। बेटा इसको मैं बोलता हूँ फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फेरिक ऑक्साइड। ध्यान से समझिएगा। और बेटा मैंने यहाँ पर डॉट करके एक सिंपल सा लिख दिया H2O, पानी। अब इस इक्वेशन से ही पूरी डेफिनेशन निकालेंगे। यहाँ पे आयरन है बेटा, मैं ये कहूँ कि जब आयरन जो है, एक तो आपकी एयर, यहाँ पे मैंने जर्नली इसको क्या मान लिया? एयर। और बेटा इसको मैंने क्या मान लिया? आप कहेंगे सर दिस इज ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका आयरन एयर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा? ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है तो ये अपना प्लेस चेंज करके देखो Fe के साथ आ गए। तो जिसके साथ वो जुड़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का। तो बेटा एयर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में जैसे ही आयरन आया, तो उसने एक लेयर का निर्माण किया जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। और बेटा उसके साथ क्या है? वाटर है। अब यहाँ पे देखो Fe2 है, तो बेटा यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा? बोलो। आप कहेंगे सर 2। कितना करना पड़ेगा बेटा? 2, क्योंकि इसको किए बिना नहीं कर सकते। तो 2Fe, इधर Fe, ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3, और इधर H2 है ना। और अब यहाँ पे H2O बनाना पड़ेगा। आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब बेटा एक हाइड्रोजन है ना, और एक ऑक्सीजन है। तो एक काम करो बेटा, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? X से। अब ठीक है बेटा, अब देखो हाइड्रोजन को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पे बेटा मैंने कितने से कर दिया? X से ही कर दिया। X कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेटा आयरन 2, ओके बेटा, ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हो गए? 3, ये रहा 3। और बेटा एक H2O बच गया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखेंगे वो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप कहेंगे सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कल को अगर आपसे रस्ट का ही फॉर्मूला पूछ सकता है तो आप कहेंगे रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और उसके साथ डॉट लगा के XH2O। दिस इज नोन एज कोरोजन। ऐसे ही बेटा अगर मैं ये कहूँ क्या, सिल्वर गेट्स क्या हो जाए बेटा, चांदी का रंग काला, यानी कि सिल्वर गेट्स लॉस देयर कलर। तो आप कहेंगे सर ड्यू टू, किसके थ्रू, सिंपल सी बात है, ड्यू टू आप कहेंगे सिल्वर सल्फाइड। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे सर Ag2S। सिल्वर सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है बेटा, ये। तो आपका जो सिल्वर है धीरे धीरे अपना कलर खोने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर के ऊपर सल्फर की एक लेयर आ गई है, और जब सल्फर और सिल्वर आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर वो बनेगा सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा बेटा, सिल्वर सल्फाइड। तो बेटा ये एक तरह से क्या है, आप कहेंगे सर कोरोजन है। कोरोजन को बेटा हम रोक भी सकते हैं, और उसका नाम होता है, जैसे आप कहेंगे कैसे कैसे रोक सकते हैं, तो सिंपल सी बात देखिए, आप कहेंगे सर बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा आप कहेंगे सर बाई पेंट, आप उस सब्सटेंस या मैटर को क्या कर सकते हैं बेटा, पेंटिंग कर सकते हैं। तीसरा ऐसे ही कहें बेटा बाई मेकिंग एलॉयस, आप किसी सब्सटेंस को किसी के साथ ऐड कर देंगे तो वो एलॉय की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आपका स्टील है बेटा, तो स्टील किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा ये आपका Fe है, लोहा, और लोहे के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, कार्बन, तो बेटा क्या बन गया, स्टील। तो आप कहेंगे सर आयरन के कंपैरिजन में स्टील को कम से कम रस्ट लगेगा, जंग। इसी तरह से और क्या मेथड हो सकता है बेटा, आप कहेंगे सर बाई कवर ए लेयर ऑफ, किसकी, आप कहेंगे सर जिंक एंड एल्यूमिनियम। बेटा जिंक और एल्यूमिनियम की किसी पर हम लेयर चढ़ा सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं बेटा, पेंट, और आप कह सकते हैं बाई ल्यूब्रिकेशन का मतलब है बेटा आप उसमें किस किस का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस का, है ना, ग्रीस हो गया बेटा, ऑयल हो गया, एटसेट्रा, ग्रीस ऑयल वगैरह इन सब का। तो ल्यूब्रिकेशन के थ्रू जिंक और एल्यूमिनियम की एक कलर कोटेड कर दिया जाए बेटा, एलॉय बना दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारी की सारी प्रोसेस किसको रोकने के लिए है, आप कहेंगे सर कोरोजन को। आप ऐसे कर सकते हैं बेटा। 10 मिनट का और टॉपिक बचा है आपका, वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आपका थैंक यू एंड बाय बाय। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।